हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है वो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है। नाम है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके एग्जाम में इस टॉपिक पर सवाल ना पूछे ऐसा कभी आज तक एक पेपर भी नहीं बना है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या हमेशा एरर डिटेक्शन में थोड़ी आता है? बिल्कुल सही समझे आप, हमेशा एरर डिटेक्शन में नहीं आता, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो 4-5 जगहों पे पूछा जाता है दोस्तों। एरर डिटेक्शन में नहीं आया तो क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा, क्लोज टेस्ट में नहीं आया तो फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक में नहीं आया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेगा, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नहीं आया तो क्वेश्चन टैग में डाल देगा। क्वेश्चन टैग में नहीं तो एक्टिव पैसिव में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और एक्टिव पैसिव नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी जरूरत पड़ेगी। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 5 से 6 जगहों पे पूछा जाता है। अब ये 5 से 6 जगहों पे पूछा जाने वाला ये स्पेशल टॉपिक, माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे मास्टरी करनी है तो थोड़ा अच्छे तरीके से हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से सीखना पड़ेगा। एक एक चीज सिखाऊंगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें उससे पहले एक चीज, एक इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, मेरी जो ये आप क्लास देख रहे हैं ना, वो दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आप सभी लोग दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारी वीडियोस देख डालिएगा। आपकी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। एग्जाम में मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको मोहब्बत हो जाएगी इंग्लिश से। तो सीक्वेंस से देखिएगा, सबसे पहली क्लास से सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? दिस इज द क्वेश्चन। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? है क्या? आखिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत तो इसलिए है क्योंकि 6-7 जगहों पर यह पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है? तो पहले हम इसके नाम पे जाते हैं। बच्चे आप थोड़ा देखो तो 3 शब्दों से ये टॉपिक का नाम बनता है। पहला शब्द है सब्जेक्ट, दूसरा शब्द है वर्ब, और तीसरा शब्द है एग्रीमेंट। पहली क्लास में हमने ये 2 शब्दों के बारे में बताया था, इन 2 वर्ड्स के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हल्का सा बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, ठीक है, और वर्ब जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट को हिंदी में समझौता कहते हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में समझौता क्या है? पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब आप जाते हैं दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, सब उठा लो। हर एक टॉपिक में 2 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका नंबर होता है दोस्तों। क्या होता है? नंबर। भाई मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नंबर का मतलब है 2 नंबर, एक है आपका सिंगुलर और दूसरा है आपका प्लूरल। यही 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है। जो प्रोनाउन है वो नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है जनरली, और प्रोनाउन भी आता है, तो प्रोनाउन भी नाउन की ही उपज है, तो वो उसी के अंदर समा जाएगा। तो आपके केवल यही 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके नंबर होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। आपके सब्जेक्ट 2 नंबर के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आपकी वर्ब 2 नंबर की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। और इन्हीं नंबर को देखते हुए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और यह बोला गया कि देखो भाई, तुम दोनों में एक बात कॉमन है, तुम्हारा भी नंबर सिंगुलर प्लूरल है, तुम्हारा भी नंबर सिंगुलर प्लूरल है, तो तुम दोनों मिलके आपस में एक गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कर लेते। तो बोले गठबंधन में एक शर्त है। बोले क्या? बोले देखो भाई, सेंटेंस की शुरुआत करता है कर्ता। कर्ता जो है वो राजा है। कर्ता कौन है? राजा है सेंटेंस का। तो बोले एक काम करो क्रिया। बोले जी साहब। बोले कर्ता के अनुसार तुम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल होया करो। बोले वो कैसे? बोले देखा करो सेंटेंस में जो कर्ता है ये कौन से नंबर का है। अगर कर्ता सिंगुलर नंबर का है तो क्रिया तुम भी सिंगुलर नंबर की हो जाना, और अगर कर्ता प्लूरल नंबर का है तो क्रिया तुम भी प्लूरल नंबर की हो जाना। तो क्रिया जो है, जो आपके सेंटेंस की वर्ब है, वर्ब जिसको आप कहते हैं, वो इस बात से एग्री हो गई। जब ये एग्री हो गई तो इन दोनों के बीच में इसी की लिखा पढ़ी हो गई। उसी लिखा पढ़ी को एग्रीमेंट बोल दिया गया और टॉपिक का नाम रख दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार रूल ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसा होगा, सेंटेंस की वर्ब भी वैसी ही होगी। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस की वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेंटेंस की वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए। आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपनी बात क्या कही। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यानी ये इसको
फॉलो करेगी। जो सब्जेक्ट है वो आपका राजा है और ये जो है ये इसको फॉलो करने वाली इसकी फॉलोअर है दोस्तों। तो आपके वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं बदलना, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब को बदलना है। अब अभी हम थोड़ा सा जो बेसिक बात देखें कि ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब हो गई और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब हो गई। ये बात तो समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस प्रकार की वर्ब होती है, सिंगुलर कैसी वर्ब होती है, प्लूरल। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसमें कौन सी वर्ब आपकी सिंगुलर होती हैं और कौन सी वर्ब आपकी प्लूरल होती है। तो प्यारे साथियों, सिंगुलर वर्ब की लिस्ट में हमारी कौन कौन सी वर्ब आती हैं, थोड़ा इस पर गौर फरमाइए। और प्लूरल में कौन कौन सी वर्ब आ जाएंगी दोस्तों, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, ये दोनों के बारे में, ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो दोस्तों। अब अगर हम बात करें हमारी सिंगुलर वर्ब की लिस्ट में कौन कौन सी आती हैं, तो अगर इज है कहीं पर तो इज सिंगुलर होता है। उसके बाद आपका वॉज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है, डज सिंगुलर होता है। देखो टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी 24 में 4 लिख दिया हमने। अब इन्हीं की प्लूरल उठा लीजिए। इधर साइड ये आर होती है, इधर साइड ये वर होती है, इधर साइड ये हैव होती है और इधर साइड ये डू होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब को जोड़ लोगे तो ये 24 + 2 26 हो जाएगा। मेन वर्ब की एस या ईएस लगा है तो ये सिंगुलर होता है, और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये प्लूरल होती है। ठीक, कितने लिख दी मैंने, टोटल 26 करनी है। 24 हेल्पिंग वर्ब है और 2 मेन वर्ब लिख दी हमने, तो 26 करनी है। अभी कितने हो गए, 10, बचे कितने, 16। अब आ जाइए बाकी के जो 16 हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके बाकी के जो 16 हैं उसमें से एक है आपका एम, जो केवल आई के साथ आता है। ये इसको सिंगुलर या प्लूरल से कोई लेना ही देना नहीं है, कहता सिंगुलर प्लूरल कोनो मतलब है नहीं है, ये केवल आई के साथ आना है इसको। ठीक है, आगे आ जाइए। उसके बाद आपके कौन कौन से बच जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, एक साइड इधर बच गया हैड, ठीक है, डू, डज और एक इधर बच गया डिड। ये हो गए आपके इधर साइड के। अब उसके बाद आ जाइए आपके बचे हुए मोडाल्स, जैसे कि आपको विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, हैं, मे है, माइट है, विल वुड हो गया, शैल शुड हो गया, कैन कुड हो गया। शैल है, शुड नहीं लिखा अभी, शुड भी लिख लीजिए, देख लीजिए कुछ छूटे ना। विल, शैल, वुड, शुड, ठीक है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। फिर उसके बाद आपका है मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड लास्ट है आपका ऑट टू। आप गिनती करो, टोटल ये आपके कितने हो गए, 26 होंगे, गिनती कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 10 26 हो गए ना, 26। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इधर के 16 वर्ड्स है ना, ये न्यूट्रल हैं, मतलब ये 16 के 16 वर्ड्स ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी लगा दो और प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी लगा दो, मतलब ये न्यूट्रल वर्ब्स हैं। आपके इधर वाले बटे हुए हैं, ये बटे हुए, लेकिन इधर वाले नहीं बटे। ये 16 में से 15 आपके होते हैं न्यूट्रल, केवल एम होता है आई के साथ। मतलब आपका जैसे ये हेड है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है तो भी हेड लगा दो, प्लूरल लिखा हुआ है तो भी हेड लगा दो। ठीक है, ऐसे ही आपका डिड है, सिंगुलर है तो भी डिड लगा दो और प्लूरल है तो भी डिड। यानी ये आपके सेम रहते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं, ये अनचेंज्ड हैं, इनको नंबर से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर हमारी पूरी वर्ब जो 26 24 हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 आपकी मेन वर्ब, इनको सीख लिया। ठीक, वर्ब हमारे पास कुल इतना ही है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं भैया। पूरी दुनिया में अगर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खगा लेंगे तो इतना ही वर्ब निकलेगा। जबरदस्ती आतंक फैलाए पड़े हैं ये टॉपिक, जबकि इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार है भाई। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा सब्जेक्ट। आइए सब्जेक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। समझना जरूरी है भाई, नहीं मामला कैसे फिट होगा हैं। फिर इधर ले लीजिए आप प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके प्लूरल हो जाएंगे, थोड़ा दोनों के बारे में चर्चा करते हैं ना। सिंगुलर में कौन आएगा बाबू, प्रोनाउन में चले जाओ। ही है, शी है, इट है, वन है, कोई भी एक नाम हो किसी आदमी का, सिंगुलर नेम हो, कोई भी सिंगुलर नेम हो, चाहे पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, कुछ भी यार,
हमने नाउन चैप्टर आपको पढ़ाया, तो कोई भी एक सिंगुलर वाला कोई भी नाउन उठा लीजिए, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कोई भी सिंगुलर वाले प्रोनाउन उठा लीजिए, जैसे कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन उठा लीजिए, मतलब वन प्रोनाउन ना लिखिए, आप लिख दीजिए सिंगुलर प्रोनाउन, वन सिंगुलर प्रोनाउन। अब आप कह रहे होगे सर ये क्या कहानी है, मजाक कर रहे हो क्या? अरे भाई, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले की बात कर रहे हैं, जैसे ये समवन, एनीवन, नोवन, ये सारे शब्द उठा लीजिए। समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सारे भी तो इसी में आ जाएंगे। तो बाबू ये जितने भी शब्द है ना बच्चा, ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। ये कौन है? ये सिंगुलर हो गए, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे? अच्छा, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत लंबे चौड़े। देखो आपसे जब सब्जेक्ट बांट, सारा खेल सब्जेक्ट का ही तो है, वर्ब लिमिटेड है, वर्ब कुल उतने ही है 26 जितना लिख दिया, बस वही मेन ऑफ हेल्पिंग, मेन ऑफ की फॉर्म्स जो है वही अलग अलग लगती जाएंगी, मेन ऑफ करोड़ों में है, लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितनी की जरूरत है वो हमने पूरी लिखाई। सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है बाबू, वर्ब की लिमिट है, सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। ये जितने लिख दिया मैंने ना, इसका 1000 गुना सब्जेक्ट्स हैं। तो आप जितने पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इतने में सारा सीख जाओगे आप, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं। जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया, मैंने वहां पे भी बहुत सब्जेक्ट्स को पहचान करवाई। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, मैंने वहां पे सब्जेक्ट्स पहचान करवाई। मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया, वहां भी सब्जेक्ट्स की पहचान कराई। हम आपको आगे वर्ब पढ़ाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ आपको वर्ब से बनने वाले सब्जेक्ट्स की पहचान कराएंगे। मतलब हर जगहों पर सब्जेक्ट घुसा पड़ा है और आपको वहीं से निकाल के समझना है। सो प्लूरल की लिस्ट में कौन कौन से हैं? जैसे आपका आई प्लूरल होता है, केवल वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है। कोई भी बहुत सारे नाम दिया हुआ हो, है ना, मेनी नेम्स, ये आपके बहुत सारे नेम्स होंगे जो प्लूरल है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं। आपके प्रोनाउन में प्लूरल बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। नाउन में तो भाई भरा पड़ा है, आपको पूरी लिस्ट दी थी मैंने, पुलिस हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, ये सारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, याद है ना। और सिंगुलर वाली लिस्ट भी दी थी आपके, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, और भी कितने शब्द थे प्लूरल वाले में भी भरे पड़े वर्ड्स थे हमने। तो कुल मिला के आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है बस। और इसमें कोई न्यूट्रल वाला कोई केस ही नहीं होता जो दोनों में चला जाए, है ना। पूरे इंग्लिश में एक शब्द होता, एक है जो न्यूट्रल है, और वो वर्ड है NONE। ये है आपका न्यूट्रल, जो कभी जब चाहो सिंगुलर बना दो, जब चाहो प्लूरल बना दो, नन। बाकी आप जब भी चाहोगे तो आपका सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, लेकिन ये ऐसा शब्द है जो हमारे दोनों के साथ आता है। अब सवाल आप पूछेंगे कि सर क्या यही अकेला वर्ड है और कोई वर्ड नहीं है? और भी है। इसके अलावा आपको नाउन वाली मेरी क्लास देखनी है, जैसे कि मैंने वहां पर लिखवाया है, शीप हो गया, डियर हो गया, बहुत सारे वर्ड्स लिखा है बच्चे। आप एक बार देखिएगा, मेरे नाउन चैप्टर में मैंने वहां पे पढ़ाया है, ठीक है, कि ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो जब चाहो सिंगुलर बना दो, जब चाहो प्लूरल बना दो, उसमें कोई बदलाव मत करो। जैसे अगर आपको शीप बहुत सारी हो तो भी शीप ही लिखनी है, वब आर लगा देनी है। डियर बहुत सारी है, हाँ हिरन बहुत सारी डियर है, तो आपको डियर्स नहीं लिखना, डियर ही लिखना है, चाहे आर लगाओ चाहे इज लगाओ, आपकी मर्जी, एक हो या अनेक हो, डियर ही लिखना है। तो बच्चे ये आपकी न्यूट्रल कैटेगरी है। तो अपने पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में हमें ये तीनों चीजें यहां पे पढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चे? 2 सेकंड दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हमने ये सीख लिया बेसिक बात कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, न्यूट्रल होंगे। हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी, न्यूट्रल होगी। दोनों टाइप की कैटेगरी हमने यहां पे चीजों को ही सीखी। अब बारी आती है एक एक करके इनके पॉइंट्स पर थोड़े से कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करने का। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पहला पेज आपके सामने ये है। थोड़ा दिमाग लगाइए और एक एक करके इसको सीखिए, समझिए और सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से। आंसर द क्वेश्चंस।
देखो सबसे पहला सवाल क्या कहता है, सुनिए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है राहुल रीड्स अ बुक, ये क्वेश्चन है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो उसी के सिवा और कोई दूसरी एरर तो हम आपके लिए देंगे नहीं। हमारा सब्जेक्ट है राहुल, एक ही नाम है तो ये सिंगुलर हो गया, और मेन वर्ब में जब एस या ईएस लगेगी तो वो सिंगुलर होगी, तो इसका मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दूसरे पे आते हैं, द कैट, बिल्ली एक ही है, एक से ज्यादा होती तो कैट्स लिखा होता, और यहां पर मेन वर्ब में एस लगा दिया, अर्थात ये भी सिंगुलर वो भी सिंगुलर, और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तीसरा है स्विमिंग, आईएनजी की फॉर्म में बना हुआ जीरेंड जब सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर होता है, और उसके साथ मेन वर्ब की एस फॉर्म लगा दी, यानी ये भी सिंगुलर वो भी सिंगुलर, और सेंटेंस हमारा करेक्ट है। चौथा है टू प्लस स्टडी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट बन के आया है, और मेन वर्ब में एस लगा दिया, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, अर्थात ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट। तो ये चारों सेंटेंसेस हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आए हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरदर, हम आगे फिफ्थ सेंटेंस पे चलें, तो राज और प्रिया को हमने कंजंक्शन एंड के साथ कनेक्ट किया। जब एक से ज्यादा हो गए राज और प्रिया, तो ये मिलके आपका क्या बनाया, कैसा सब्जेक्ट बनाया इन्होंने, प्लूरल। अब हमें मेन वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म की, और फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब ऑलरेडी दी हुई है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और आपकी वर्ब भी प्लूरल है। मेरे प्यारे साथियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि हमारा जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग केवल सेंटेंस की वर्ब नहीं आती, बल्कि अगर आगे जरूरत पड़े किसी प्रोनाउन की, तो बच्चे इसको भी PRONOUN प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो उसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाइए। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, या तो वॉज यूज करेंगे, और साथ में अगर आप आगे के प्रोनाउन तो ही के अकॉर्डिंग हिज यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब का यूज करते हैं, यही है ना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे, बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने एक प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म की वर्ब यहां पे लगा दी, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। सिंगिंग एंड डांसिंग, हमने दो चीजों को एंड से जोड़ा तो ये प्लूरल हो गया, अगर एक ही होता तो सिंगुलर रहता, दो दो एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल होने पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर अगला है 2+V1, 2+V1 को एंड से जोड़ा तो ये भी प्लूरल हो गया। द पुअर, ये हमने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था कि द प्लस पॉजिटिव डिग्री ये एंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और एक प्लूरल नाउन की तरह रोल प्ले करता है, इसलिए इसके भी साथ एक प्लूरल वर्ब लिख दी गई। और लास्ट में दे प्लूरल सब्जेक्ट है और मेन वर्ब यहां पे प्लूरल लिखी। सो ओवरऑल ये सारे सेंटेंसेस हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट थे, ये सारे सेंटेंसेस हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। ये आपस के नंबर्स को कॉमन रखा इन्होंने, सिंगुलर ने सिंगुलर रखा और प्लूरल ने प्लूरल रखा, इसमें कोई भी इन्होंने छेड़खानी नहीं करी। अब इसके बाद आते हैं यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे थोड़ा ध्यान से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट करते समय थोड़ा ध्यान से करना है। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपके लिए वर्ब लिखी, तो मैंने वर्ब में एक चीज आपके लिए लिखी कि जैसे कुछ वर्ब लिखी इज, आर, एम, कुछ वर्ब लिखी वॉज, वर लिखी ना, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको दो अलग अलग टेंसेस की वर्ब दी जो सिंगुलर और प्लूरल में रही। फ्यूचर टेंस में सिंगुलर प्लूरल की कोई वर्ब होती ही नहीं है, फ्यूचर टेंस की वर्ब कॉमन रहती है, केवल प्रेजेंट और पास्ट की वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। जैसे वॉज है तो वर हो गया, वर है तो वॉज हो गया, ऐसी इज है तो आर हो गया, आर है तो इज हो गया, राइट। तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि आप जिस टेंस में आपने वर्ब लिखी है उसी टेंस में आप अपना सब्जेक्ट वर्ब मैच कराइएगा। यानी जो एग्रीमेंट है, अगर जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस है, द कैट यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आर यहां पर एक प्लूरल वर्ब हो गई। अब सेंटेंस को सही करना है तो रूल कहता है कि भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलना, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं कि भैया आर लगा था तो कैट्स कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। जो कैट योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो आपको अपनी वर्ब को सिंगुलर करना है। तो इसका मतलब यहां पे ये देखो कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है ना, तो आपको प्रेजेंट की सिंगुलर वर्ब लगानी है। आप यहां पे वॉज नहीं लिख सकते क्योंकि आर लिखा हुआ है।
अगर यहां पे वर लिखा होता द कैट वर स्लीपिंग, तो हम द कैट वॉज स्लीपिंग करते, पास्ट होता तो पास्ट करते, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करेंगे। अगला देखिए, शी के साथ वर लिख दिया, अब यहां पे वर नहीं करेंगे, ये पास्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर पास्ट पकड़ाइए। जो टेंस में आपका सब्जेक्ट गिवन होगा उसी टेंस में आपका सेंटेंस गिवन होगा, उसी टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करेक्शन करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राहुल एक सिंगुलर है तो सिंगुलर को हैव नहीं हैज दिया जाता है। ही एक सिंगुलर है, ही को डू नहीं डज दिया जाता है। द बर्ड सिंगुलर है और इसके साथ एस फॉर्म की वर्ब आपने लगाई, ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट था। थोड़ा सा और आगे आते हैं, दे आर एक्साइटेड, प्लूरल प्लूरल करेक्ट। वी के साथ वॉज नहीं आता बल्कि वी वर होता है। द स्टूडेंट्स प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं आता, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। द टीचर्स प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, इसलिए केवल डू चाहिए। कार्स मूव क्विकली, मूव्स नहीं दोस्तों, केवल मूव चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और एस या ईएस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स से मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझाने की कोशिश करी। अब ये सब बेसिक थे, ये सारे एग्जांपल्स कैसे हैं बच्चे? ये सभी बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये अभी एग्जाम लेवल को मैच नहीं कर रहे हैं। अभी लेवल तो आपको आगे सिखाऊंगा बच्चे, अभी ये फाउंडेशन है, ये बेसिक्स हैं। जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आगे की चीजें एकदम आसान लगेगी, एकदम हलवा लगेगा भाई साहब। ऐसा लगेगा जैसे माता रानी की भंडारा में मिलने वाली ना पूरी सब्जी, कि बस अपने हिस्से की प्लेट आ जाए, सटा सट खा के बैठ जाएंगे, भैया दूसरी प्लेट चाहिए। तो वही वाला है, इतना तेजी से समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूं इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतना पूरा क्लियर हो गया ना? इतने में कोई डाउट तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए वैसे। अगर कुछ डाउट है या हुआ तो आपके पास कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख कर भेजिए। और अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू लिखिएगा या ऑल क्लियर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? अगर कोई डाउट नहीं है तो ऑल क्लियर लिख दीजिए। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में ऑल क्लियर लिख दीजिए और फिर उसके बाद वीडियो आगे देखिए। प्यारे साथियों, इसके बाद आगे चलते हैं और यहां से सीखते हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम की जान है, बैकबोन है। देखो आपके सामने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट 1 वहां, सब्जेक्ट 2 यहां लिखा हुआ है और बीच में इतनी सारी चीजें मैंने स्लैश लगा के लिख डाली। उसके बाद प्लस लगा के यहां पे लिखा है वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ऐसा लिख रखा है। प्यारे साथियों, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी आप कोई दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, सपोज आपने लिखना है राम और गोपाल, ये दो नाम लिखे हुए हैं और राम और गोपाल को आपको भाई बीच में कोई कंजंक्शन से जोड़ना है। अगर कंजंक्शन एंड लगाते, जो कि अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल से किया, तो हम एंड लगाने पे 1 + 1 कर जाते हैं और 1 + 1 होने से, क्योंकि एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब हो गया प्लस, तो 1 + 1 = 2 हो गया, जो कि प्लूरल बन गया और इसके प्लूरल बनते ही इसको प्लूरल वर्ब पकड़ा दी जाती है, राइट। लेकिन अगर आपने राम को गोपाल के साथ कंजंक्शन एंड से नहीं बल्कि आपने एज वेल एज से जोड़ दिया, यानी आपने लिखा राम एज वेल एज गोपाल, या आपने विद से जोड़ दिया, राम विद गोपाल, राम अलोंग विद गोपाल, राम टुगेदर विद गोपाल, राम एंड नॉट गोपाल, राम इन एडिशन टू गोपाल, राम बट गोपाल, राम बिसाइड्स गोपाल, राम एक्सेप्ट गोपाल, राम रादर देन गोपाल, राम अकंपनीड बाय गोपाल, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, और एनी प्रेपोजिशन, और एनी प्रेपोजिशन, क्योंकि ये सभी प्रेपोजिशन ही है 99%। तो अगर आप किन्हीं भी दो नाउन या प्रोनाउन को या दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी भी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आप जो वर्ब लिखेंगे, ये वर्ब लिखेंगे आप सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट पहले लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी है। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जो कि सपोज मुझे राम और गोपाल लिख को जोड़ना है, इनमें से किसी के साथ जोड़ा, तो राम सिंगुलर है तो मैं एक सिंगुलर वर्ब लिखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि यहां पे गोपाल भी लिखा हुआ है।
गोपाल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आएगा। गोपाल के अकॉर्डिंग ना तो वर्ब आएगी, गोपाल के अकॉर्डिंग ना तो प्रोनाउन आएगा। नथिंग विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू गोपाल बिकॉज गोपाल इज बीइंग यूज्ड आफ्टर एनी वन ऑफ दीज लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एक पॉइंट यहां पे लिखा है दैट इज एनी प्रपोजिशन और एनी प्रपोजिशन। व्हाट डज इट मीन? आपको मैंने जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको प्रोनाउन में एक टेबल दी थी, याद होगा आपको शायद। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजीशन 1, पोजीशन 2, याद आ रहा है? पर्सनल प्रोनाउन की टेबल थी। तो इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव केस का जब केस सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लाइक के बाद, लाइक LIKE, लाइक के बाद, लाइक एज अ प्रपोजिशन नॉट एज अ मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब वाला केस तो इधर लिखा ही है। फिर उसके बाद आपका है एक्सेप्ट के बाद, ये क्या हो जा रहा है? एक्सेप्ट के बाद, राइट, इसके बाद हमने लिख दिया था प्रपोजिशन। प्यारे साथियों, ग्रामर का रूल कहता है कि प्रपोजिशन के बाद लिखा गया शब्द एक ऑब्जेक्ट होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दिमाग में थोड़ा जाने दीजिए गहराई से। अगर इंग्लिश का आनंद लेना है, ग्रामर का आनंद लेना है तो मेरी बातों को गहराई से जाने दीजिए। मैंने कहा प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, चाहे वो नाउन के रूप में लिखा हुआ हो, चाहे प्रोनाउन के रूप में लिखा हो, होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, कभी सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है। अब जब सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे लिखना है इज आ गुड बॉय, ये, और इसके पहले एक ब्लैंक है जिसमें फिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक वर्ड है आपका ही और दूसरा ऑप्शन है हिम। और मेरा सवाल आपसे है इन दोनों में से यहां पे क्या आएगा? आपको अच्छे से पता है कि जो ही है वो सब्जेक्ट है और जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है। आप एक सेकंड में कहोगे सर यहां पे ही आएगा, ही इज अ गुड बॉय होगा, हिम इज अ गुड बॉय नहीं होता है। दैट्स करेक्ट, दैट्स ट्रू। वी कैन नॉट राइट हिम इज अ गुड बॉय, वी विल हैव टू राइट ही इज अ गुड बॉय। हमने ही क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे एक वर्ब को सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो आपके पास जो यहां पे ये केस था ना बच्चे, ये केस आपने इन शब्दों से दो को जोड़ा, एक है आपका राम, फिर यहां पे वो शब्द लिखे, फिर है आपका गोपाल। ये जो शब्द है ये सब प्रपोजिशन है। आप उठा के कोई भी देखिए ना, ये विद प्रपोजिशन, अलोंग विद प्रपोजिशन, टुगेदर विद प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन, इन एडिशन टू प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है बच्चे, कंपाउंड प्रपोजिशंस है। तो आप यहां पर दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को या किन्हीं भी दो को जब इन प्रपोजिशन से जोड़ रहे हैं तो प्रपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड है ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जब ये सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई है ही नहीं तो इसको वर्ब के लिए कैसे कंसीडर कर सकते हैं? किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो ये तो सब्जेक्ट रहा ही नहीं गया, अब तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसको सब्जेक्ट की श्रेणी से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जो अकेला बच गया उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी गई। अकेला सब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी गई। तो ये पॉइंट दिमाग में लॉक कर लीजिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार मैंने देखा है, मल्टीपल टाइम्स। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग पर अच्छे से लॉक कर लीजिएगा कि ये पॉइंट्स हैं जिनके बाद हमें ऐसे ऐसे खेलना है। समझ में आ गया? रट्टा मारना है थोड़ा सा। अब आइए प्यारे साथियों, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सवाल नंबर पहला, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप। सेंटेंस में क्या एरर है? पढ़ने में एकदम ठीक लगेगा, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर। अब आपके दिमाग में नहीं, ध्यान अगर नहीं दिया आपने तो आप स्टूडेंट्स आर खेल जाए, सेंटेंस खेल जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि टीचर्स को द स्टूडेंट्स के साथ जिस शब्द से जोड़ा गया है वो है एज वेल एज। तो एज वेल एज के बाद वाला शब्द क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो आपका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? टीचर के अकॉर्डिंग। अब जब टीचर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आनी है तो टीचर तो सिंगुलर है बच्चे, और जब टीचर सिंगुलर है देन यू कैन नॉट राइट दिस आर, यू विल हैव टू राइट इज एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप।
सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इज होना चाहिए आर की जगह पर। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ सभी को। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द मैनेजर विद हिज असिस्टेंट आर वर्किंग लेट टुनाइट। क्या गलती है? फिर से हम अपनी वर्ब के लिए सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इतने पूरे हिस्से में मैनेजर को जोड़ा गया है उसके असिस्टेंट के साथ प्रेपोजिशन विद लगा के, विच इज अ प्रेपोजिशन, विद लगा के विच इज अ प्रेपोजिशन। अब जब ये प्रेपोजिशन है बच्चे, तो इस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द ये है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी नहीं है। अब ऑब्जेक्ट के को साइड किया तो बचा कौन, मैनेजर, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग ना बच्चे, मजा आ रहा है चीजों को सीखने में, लवली। तीसरे पे आ जाइए, द शेफ along with his team is preparing a special dinner। अभी आप फिर से देखिए यहाँ पे, ये आपकी वर्ब है और यहां से यहां तक का जो सब्जेक्ट है उसमें शेफ को उसकी टीम के साथ along with से जोड़ा, तो बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट केवल शेफ होगा। शेफ यहां पे सिंगुलर है, वर्ब आपकी ऑलरेडी सिंगुलर है, यानी सेंटेंस करेक्ट, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। द ऑथर टुगेदर विद हर एडिटर इज फाइनलाइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए यहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब आपकी सिंगुलर है, किसके साथ जोड़ा आपने, टुगेदर विद के साथ, तो बाद वाला सब्जेक्ट की श्रेणी से गायब, ऑथर सिंगुलर, वर्ब आपकी सिंगुलर, अर्थात सेंटेंस ये हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को अच्छे से? दोस्तों इसी तरीके से करते हैं, द कमिटी एंड नॉट द मेंबर्स, फिर वही चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डिसीजन। सो यहां पे डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन तो सब मिलजुल के लेंगे ना, आपने एंड नॉट से जोड़ा है बाबू, केवल एंड होता तो प्लूरल हो जाता, एंड नॉट कर दिया तो बाद वाला कैंसिल। कमिटी के हिसाब से वर्ब होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन देना है, कमिटी यूनाइट होके ही देगी, इसलिए वहां पे वर्ब हो गई आपकी इज। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना सब्जेक्ट जब इन शब्दों से दो नाउन या प्रोनाउंस जुड़े तो अपना सब्जेक्ट हमेशा पहले वाले को बनाना है। याद रहेगा कौन कौन से वर्ड्स थे? वैसे काफी वर्ड्स हमने लिखाए हैं ना अभी, कौन कौन से थे बताइए, बोलिए एक बार, कौन कौन से वर्ड्स थे? एज वेल एज, और, एंड नॉट, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, along with, बोलिए बोलिए फटाफट, सारे वर्ड्स याद होने चाहिए बच्चे, प्रेपोजिशन वाले कुछ भी हो, इन एडिशन टू, हैं, सभी के साथ ऐसा ही है। जब कभी भी ऐसा होगा हमेशा ध्यान रखें आपको अपनी वर्ब लगानी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में ना? था ना इंटरेस्टिंग? दिमाग में छप गया तो कमेंट में लिख दीजिए क्लियर सर, ऑल क्लियर, कमेंट में फटाफट लिख दीजिए सभी लोग जाके ऑल क्लियर सर, अगर ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ तो। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है अगला वाला भी, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो चीजें आसान समझ में आएगी। जैसे जो ये स्लैश लगा है ना, ये इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक चुनना है जहां तक स्लैश लगा है। जैसे सम लिख के स्लैश है, फ्यू लिख के स्लैश है, मेनी स्लैश, मोस्ट स्लैश, ऑल स्लैश, सर्टेन स्लैश, फिर स्लैश नहीं, सर्टेन स्लैश नहीं है, सर्टेन प्लस है, तो इसमें इसका मतलब इतने में से किसी एक को चुन लो, चलो कोई भी ले लो, चलो सम ले लेते हैं, फिर वहां पे प्लस लगा हुआ है, फिर उसके बाद ऑफ लिखा गया है, ऑफ लिख दो, फिर प्लस लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन, अर्थात जब कभी भी आप सम लिखकर ऑफ लिखेंगे तो काउंटेबल नाउन जब कभी भी आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो आप यहां पे यूज करेंगे जैसे सम ऑफ, आपने लिख दिया द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज लिख दिया, और जब ऐसा केस हो जाएगा तो एक नियम याद रखिएगा, अब आपको यहां पे वर्ब लिखनी है, तो ये वर्ब जो है ये वर्ब आपके बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि भैया ऑफ के बाद लिखा हुआ है बॉयज, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, और उसके बाद आने वाला वर्ड तो वो तो ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑफ से पहले वाला, तो आपका जो वर्ब आएगी वो सम के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहां पे आपको यही देखना है कि ये जो सम है वो किस नाउन के लिए है, अगर काउंटेबल के लिए है तो प्लूरल होगा वो, और इसके लिए फिर प्लूरल वर्ब लगानी है, और अगर वो अनकाउंटेबल के लिए है तो सिंगुलर रहेगा, जैसे वाटर लिखा हुआ है, ऑयल लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, तो वो सिंगुलर होएगा, तो आपकी इस सम को सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगा देनी है। मतलब आपका सारा केस इसी पर है। तो ऑल, फ्यू, मेनी, मोस्ट, ऑल एंड सर्टेन, ये आपके सामने दो बार
अच्छा उधर ही लिखा है, सम, फ्यू, मेनी, मोस्ट, ऑल एंड सर्टेन, ये 6 वर्ड्स आपके हैं। सम का मतलब है कुछ, फ्यू मीन्स होता है कुछ, मेनी मतलब कई, मोस्ट मतलब कई, ऑल मतलब सभी, सर्टेन मीन्स होता है कुछ। इनका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए होने पर हमेशा नाउन को प्लूरल रखिएगा, और वो आपको भी प्लूरल ही रखिएगा दोस्तों। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मजा आ रहा है सभी को? पहला सेंटेंस आपके सामने। अब आपका पहला सेंटेंस है, सम ऑफ द स्टूडेंट आर अटेंडिंग द वर्कशॉप। आप कहोगे सर सम ऑफ द स्टूडेंट आर सही है सर, वो प्लूरल सही लगी है। अरे भैया थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे केस में आपको 2 चीजें चेक करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपना नाउन चेक करना होगा, फिर उसके साथ वर्ब चेक करनी होगी। नाउन का है, कौन सा लिखा है? स्टूडेंट, यानी कि काउंटेबल। जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल करना पड़ेगा। तो जो यहां पे केवल स्टूडेंट लिखा है, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स। यानी गलती किसमें थी बच्चे? नाउन में ही थी, और हम वर्ब को करेक्ट करने पे लगे रह गए। गलती हमने नाउन में डाल रखी है। जब आपने सम ऑफ लिख दिया तो बगल में नाउन प्लूरल ही आएगा बच्चे, काउंटेबल है तो। दैट्स द फैक्ट, ये हर जगह काम करेगा दोस्तों। सेकंड देखो, फ्यू ऑफ, फिर यहां पर भी दोनों चेक करिए। नाउन आपका प्लूरल चाहिए काउंटेबल में, वर्ब आपकी प्लूरल चाहिए काउंटेबल में, इसलिए यहां पे हैज नहीं, ये हैव लिखी जाएगी। तीसरा सवाल है, मेनी ऑफ द बुक्स। मेनी लिख दिया आपने तो काउंटेबल है, प्लूरल चाहिए, वर्ब आपकी प्लूरल चाहिए, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट था। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द वॉलेंटियर्स। मोस्ट ऑफ लिखा, काउंटेबल है, प्लूरल चाहिए, वर्ब आपका प्लूरल चाहिए, ये सेंटेंस भी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द गेस्ट्स। ऑल लिखा तो काउंटेबल नाउन प्लूरल चाहिए, और हैज नहीं, फिर वर्ब भी आपकी, अब ये प्लूरल करेक्ट हुआ। और लास्ट सेंटेंस है, सर्टेन ऑफ द इश्यूज नीड इमीडिएट अटेंशन। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई एरर है या नहीं है? और अगर कोई एरर है तो कमेंट में बताइए आप फटाफट, ठीक है? तो भाइयों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आई होप यहां वाला ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया। इतने में कोई डाउट नहीं ना? ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ है जी, सर्टेन ऑफ, फ्यू ऑफ, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, बस इतना पॉइंट याद रखना और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर आपने ये 3 शब्द जिसमें लिटिल है, मच है और सम है, अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया, तो अनकाउंटेबल तो वैसे भी हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो सिंगुलर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। फिर से समझिए, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। लिटिल का एक और मतलब होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसमें लिटिल का मतलब है छोटे छोटे तारे, लेकिन एक्चुअल में लिटिल का यूज होता है क्वांटिटी बताने के लिए। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो बच्चे आपको अनकाउंटेबल के लिए ये यूज होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर है, इसलिए वो अब सिंगुलर आएगी। दूसरे केस में मच है, मच क्वांटिटी बताता है, मेनी आपका नंबर बताता है, इसलिए हमेशा मच वाटर, मच शुगर, मच ऑयल, मच सॉल्ट लिखा जाता है, राइट? तो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सम के केस में दोनों है, काउंटेबल नाउन होगा तो दोनों प्लूरल करो, और अनकाउंटेबल होगा तो दोनों सिंगुलर करो। सम कुछ की मीनिंग में दोनों के साथ आता है, सम वाटर भी होता है, सम पीपल भी होता है, सम ऑयल भी होता है, और सम स्टूडेंट्स भी होता है, यानी ये दोनों नाउन के साथ आता है। दोनों नाउन्स के साथ ये अपना अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग नाउन और अलग अलग वर्ब लेता। 3 एग्जांपल्स, लिटिल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। अब लिटिल शब्द आपने लिख दिया तो नाउन चेक करो, अनकाउंटेबल सही है, वर्ब चेक करो सिंगुलर सही है। मच ऑफ द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड, सम ऑफ द एडवाइस सीम्स आउटडेटेड। ठीक, डन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक समझने के बाद अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो बहुत यूनिक है, और इस पर सवाल भर भर के एग्जामिनर पूछता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, हल्का ट्रिकी है बच्चे। क्या है? व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर एडेड विद, काफी वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं समझते हैं। एक लिखा होगा और, आप देखते चलिए, दूसरा लिखा होगा नॉर, फिर इन्हीं वाले को कंजंक्शन को उठा लीजिए, ईदर और नीदर नॉर।
4 हो गए, और एक ले लीजिए आप नॉट ओनली बट ऑल्सो। टोटल आपके ये 5 हैं। इन्हीं पर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जैसे अभी आपने अपने दो सब्जेक्ट्स को उन कंजंक्शन से जोड़ा था, कंजंक्शन बना के जो कि प्रपोजिशन थे उनसे जोड़ा था तो वह आपकी आ गई थी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड वाला तो ऑब्जेक्ट बन गया था। अब पॉइंट यह है कि अगर आप इनसे अपने कोई दो नाउन्स को जोड़ते हैं या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, जैसे राम और श्याम लिख दिया ना, फिर उसके बाद लिखा आपने राम नॉर श्याम, या नीदर राम नॉर श्याम, ईदर राम और श्याम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, ऐसे लिख दिया आपने। तो रूल ये कहता है कि जो आपको वर्ब लिखनी है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर नियर सब्जेक्ट। आपका जो वर्ब होना चाहिए वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने लिखा सब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक। अगर आप वर्ब यहां पे लिख रहे हैं, अगर आप वर्ब यहां पे लिख रहे हैं तो इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट 2 आ रहा है। कोई सा भी ले लीजिए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, अगर वर्ब आप यहां पे लिख रहे हैं तो इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट 1 आ रहा है। तो जिसके पास जो सब्जेक्ट आएगा दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इधर लिखोगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और आप ये सब्जेक्ट पास में हो गया वर्ब का, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगा दो। इधर लिखोगे तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो इसके पास में सब्जेक्ट 2 होगा तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग इसको लगा दो। जब इधर साइड वर्ब लगेगी तो ये इग्नोर किया जाएगा, जब इधर साइड वर्ब लगेगी तो ये इग्नोर किया जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों। इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको इन पांचों में लगेगा बच्चे। ये जो पांचों लिखे हैं हमने आपके, और नॉर आइदर और, जिसको ईदर और पढ़ते हैं, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जगह यही कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला सवाल है, द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीन अप। क्या गलती है इसमें? हमने देखा सबसे पहले द टीचर, फिर और लगाया द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसी के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। करेक्ट है सेंटेंस। दूसरा, अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए, आर द टीचर और द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीन अप, तो अब आप देखिए, आपने और से इसको और इसको जोड़ा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, वर्ब उधर ना लिख के वर्ब आपने इधर लिख दिया, तो ये पास में हो गई किसके? सब्जेक्ट 1 के। सब्जेक्ट 1 इज सिंगुलर, तो आपकी जो आर है वो एक्चुअली इज होना चाहिए। जो आपका आर है वो एक्चुअली, आगे बात समझ में। दूसरा देखिए, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज इज अवेलेबल फॉर द मीटिंग। अब आपने नीदर एक सब्जेक्ट लिखा, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखा, और वर्ब आपने यहां पे लिखी, तो पास में कौन हो गया? सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 तो एम्प्लॉइज है, प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो यहां पे इज क्यों आया? यहां पे आर आना चाहिए। आगे बात समझ में। और अगर वही वर्ब हम शुरुआत में लिख दें और सेंटेंस सेम लिख दें, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज अवेलेबल फॉर द मीटिंग, और वर्ब शुरू में है दोस्तों, तो आपका सब्जेक्ट 1 कौन है? द मैनेजर, और यही आपके पास में है इसके, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट। आ गई बात समझ में। सो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप ऐसे फंसे तो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजों को लगाएं, वही के अकॉर्डिंग हमारा सेट होता है सारा का सारा मामला। जब कभी भी इन 5 में से किसी से आपकी वर्ब जोड़ी जाएगी। मैं देखता हूं बच्चे हमेशा कंजंक्शन कोई सा भी होता है पास वाले के हिसाब से लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पास वाले के हिसाब से लगाने के लिए केवल यही 5 कंजंक्शंस में से किसी से जुड़ा होना चाहिए। हर एक कंजंक्शन या प्रपोजिशन के अपने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। यू हैव टू यूज योर वर्ब्स नंबर, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही फिट नहीं बैठेगा। तभी तो ये टॉपिक अलग से पढ़ाया जाता है बच्चे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके, अदरवाइज मिक्सअप में गड़बड़ा जाता है मामला, है ना।
कुछ कंजंक्शन के हैं रूल, कुछ प्रेपोजिशन के हैं, कुछ नाउन के हैं, कुछ प्रोनाउन के हैं, कुछ एडजेक्टिव के हैं, कुछ एडवर्ब के हैं। सब अलग अलग जगहों के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के रूल्स हैं। और जब ये सब इकट्ठा करके एक साथ पढ़ा दिया गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि आप इकट्ठा इनको पढ़ें। दैट्स वाई मैंने आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास लगा रखी है इसमें। चलिए, हमारा नेक्स्ट रूल बहुत ही शानदार है। ये तो अलग ही खेल खेलता है। मतलब यार, इंग्लिश इतना मजेदार लैंग्वेज है ना, सब्जेक्ट कह दूं मैं, चलो ठीक है, इंग्लिश इतनी मजेदार सब्जेक्ट है ना भाई कि मैं क्या ही बताऊं। अब आपको इसको देखकर आपको क्या लगता है, अगर किसी नाउन के लिए मोर देन वन लिखा होगा तो आपको क्या लगता है कि कितना होगा वो नाउन? जनरली लोग क्या सोचेंगे, मोर देन वन। यार मोर देन वन लोग थे वहां पे। किसी ने कहा भैया पार्टी में कितने लोग थे? अरे यार एक लोग थे क्या? अरे नहीं यार, एक लोग नहीं थे, मोर देन वन लोग थे। तो आप मोर देन वन बोलने का मतलब ही होता है कि बहुत सारे। लेकिन ये जनाब कहते हैं कि मोर देन वन सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। बताइए कहां पढ़ा है आपने? लेकिन ये जनाब अलग ही खेल रहे हैं। ये कहते हैं सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। मोर देन वन टेक्स सिंगुलर नाउन सिंगुलर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए बच्चे। जब कभी भी किसी भी नाउन से पहले अगर 5 लिखा हो, जैसे सपोज मैंने 5 लिख दिया बॉय के साथ, तो क्या मैं 5 बॉय लिखूंगा? नहीं, मैं लिखूंगा 5 बॉयज। अगर मैं 10 लिख दूं गर्ल के पहले, तो क्या मैं 10 गर्ल लिखूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लिखूंगा 10 गर्ल्स। अगर मैं 1 लिख दूं तो मैं 1 बॉय ही लिखूंगा, क्योंकि 1 सिंगुलर है, एक है तो नाउन सिंगुलर आ जाएगा। तो ये जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट वो कहता है भैया देखो, जो नाउन है आपका वो तो आ तो 1 के बगल में ही रहा है ना, वो आ तो 1 के बगल में ही रहा है ना। जब वो आ 1 के बगल में रहा है तो वो प्लूरल कैसे हो जाएगा? इसलिए मोर देन 1 में 1 के बगल में नाउन होने की वजह से नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। इस पर कुछ एग्जांपल्स। पहला सवाल है मोर देन 1 के हिसाब से नाउन चेक करिए, गलत हो गया। नाउन के हिसाब से वर्ब चेक करिए, करेक्ट हो गया। अर्थात आप सेंटेंस करेक्ट है, बस उसमें स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट करना है ना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिए, मोर देन 1 के हिसाब से नाउन चेक करिए, सही है। नाउन के हिसाब से वर्ब चेक करिए, गलत हो गया। यहां पे क्या होनी चाहिए? चलो तीसरा आप बताओ। मोर देन 1 एथलीट्स वर अवॉर्डेड अ मेडल। क्या गलती है इसमें? 1 के हिसाब से नाउन चेक करिए, गलत है। नाउन के हिसाब से वर्ब चेक करिए, गलत है। क्या होना चाहिए? सिंपल सिंपल भाई। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे बना। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। मैंने आपको बताया कि मोर देन 1 जब है तो 1 के हिसाब से सिंगुलर नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। अब थोड़ा सा हमारे इस कंपाउंड वर्ड के थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारा 1 तो सिंगुलर है, देन कंजंक्शन है, लेकिन ये जो मोर शब्द है ये प्लूरल लिखा हुआ है। मोर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा यानी कि प्लूरल। तो अगर हम सेंटेंस में मोर के बगल में ही नाउन लिख दें और फिर देन 1 लिखें, तो तब क्या करेंगे? प्यारे भाइयों थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। आपने नाउन जब यहां पे 1 के बगल में लिखा तो सिंगुलर को सिंगुलर पकड़ा दिया। अब नाउन आप मोर के बगल में लिख रहे हो, तो मोर तो आपका प्लूरल है, और जब मोर आपका प्लूरल है तो प्लूरल को प्लूरल पकड़ा दीजिए। जैसा नाउन वैसा आपकी, यानी ये बैक साइड में लिखे हुए ये सारे सेंटेंसेस ना, अगर यहां पे हमारा सेंटेंस ऐसा होता जिसमें ये मोर और वो स्टूडेंट्स ऐसे लिखा होता, मोर स्टूडेंट्स और फिर लिखा होता देन 1, तो आपके स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पे हैव हो जाता। आ रही बात समझ में? क्योंकि मोर के बगल में लिख दिया आपने। अगला देखो, मोर देन 1 प्रोजेक्ट लिखा है ना, अगर ये लिखा होता मोर के बगल में प्रोजेक्ट, तो हम इसको मोर प्रोजेक्ट्स करते, मोर प्रोजेक्ट्स देन 1, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहां पे आर हमारा करेक्ट होता।
ऐसे ही तीसरा सेंटेंस देखिए, मोर देन वन एथलीट्स। अगर यहां पे एथलीट्स मोर के बगल में होता तो मोर मोर के बगल में अगर हम नाउन लिखते तो मोर एथलीट्स, फिर हम लिखते यहां पे देन वन, और वो भी हम यहीं पे प्लूरल वाली ही लिखते हैं क्योंकि हमने अपने नाउन को प्लूरल बनाया है। और नाउन प्लूरल क्यों है? क्योंकि मोर के बगल में है। तो हमारे इस मोर देन वन में एक दूसरा भी एक कंस्ट्रक्शन है जहां पे नाउन की पोजीशन मोर के बगल में है तो अलग होगा और वन के बगल में है तो अलग होगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। आपके नाउन की पोजीशन, आपने लिखा मोर, फिर आपने लिखा देन वन। अगर आपने नाउन यहां पर लिखा तो बेटा प्लूरल लिखना है, और यहां पे लिखा तो सिंगुलर लिखना है। जैसा आपका नाउन वैसी आपकी वर्ब, जैसा आपका नाउन वैसी आपकी वर्ब। एक तीसरा केस बनेगा यहां पे। देखो, दो केस तो समझा दिया, तीसरा केस क्या बनेगा? मैं मोर देन के बाद वन लिखूं ही ना, मैं मोर देन के बाद टू लिख दूं, मोर देन के बाद थ्री लिख दिया जाए, फोर लिख दिया जाए, फाइव लिख दिया जाए, 10 लिख दिया जाए। अब नाउन क्या आएगा भाई? ये तो वही बात हो गई, अभी भी तो सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था कि अगर मैं बॉय से पहले 5 लिख दूं तो बॉय क्या होगा? बॉयज, है ना। अगर मैं 10 से पहले 10 को पहले लिख दूं गर्ल के तो गर्ल क्या होगी? गर्ल्स। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहां पे जो नाउन लिखने वाले हैं उसके पहले तो एक से बड़ी संख्या लिख दी आपने ना। 2 होगा बॉय तो भी बॉयज है, 3 होगा तो भी बॉयज है, 4 होगा तो भी बॉयज है, 10 होगा तो भी बॉयज है, 50 होगा तो भी बॉयज है। तो इसका मतलब नाउन बॉयज, अर्थात अब प्लूरल नाउन हो गया तो अब कैसी आएगी? अर्थात हमारे इसी सेंटेंस में मोर देन वन की जगह मोर देन टू लिखा होता ना तो मोर देन टू स्टूडेंट्स हैव सही हो जाता। हाँ, मोर देन वन की जगह मोर देन 10 लिखा होता, 5 लिखा होता, एक से बड़ा, वन की जगह कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी, तो मोर देन 5 लिखा होता, मोर देन 5 प्रोजेक्ट्स आर अंडर रिव्यू, ऐसे ही वाला भी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। इसमें अब इससे ज्यादा एग्जामिनर पूछ ही नहीं पाएगा, सब कुछ इतना ही है, सब कुछ इतना ही है दोस्तों। ये मोर देन वन के जो केस में आपके एग्जामिनर जितना भी पूछेगा केवल इतना ही पूछेगा, इससे बाहर उसके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। मोर देन वन वाला बता रहा हूं, ठीक है। चलो अगले रूल पे आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द लिखा हुआ है दैट इज मेनी। टेल मी व्हाट डज इट मीन? मेनी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मेनी का मतलब होता है कई। चलो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कोई भी चीज अगर हमने कहा कि वहां पर कईयों लोग आए थे, कई लोग आए थे, तो कई लोग आए थे का मतलब क्या है? क्या लोग एक को कई बोला जा सकता है? कई लोग इलेक्शन में खड़े थे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी इलेक्शन में खड़ा था? नहीं, कई लोग का मतलब होता है बहुत सारे, जो एक से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे, जिसकी संख्या एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन होंगे बहुत सारे, है ना। और अगर कोई चीज बहुत है, एक से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो काउंटेबल ही होगी, क्योंकि एक है, एक से ज्यादा है, 10 है, 20 है, 50 है, 500 है, 50,000 है, कुछ भी हो सकता है ना। कई लाख लोग, कई करोड़ लोग प्रयागराज महाकुंभ में आके डुबकी लगा के गए, कई करोड़ लोग, इसका मतलब मेनी मेनी पीपल ना। तो कई करोड़ हो गया, कई लोग हो गए। तो बच्चे मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि मेनी जो शब्द है वो जब कभी भी आएगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा, क्योंकि कोई भी चीज प्लूरल वही होगी जो काउंटेबल नाउन होगा। तो पहला बात यह है कि मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा, और वह भी जैसा नाउन वैसी वो, जैसा नाउन वैसी वो। तो मेरे बच्चे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेनी के बगल में नाउन, तो आप कहोगे सब प्लूरल नाउन लगा दो, ठीक है। मेनी के दो और साथी हैं, 2-3 ठो, अ ग्रेट मेनी। अब मैं यहां पे लिख दूं अ ग्रेट मेनी। बाबू एक बात बताओ, आप जो नाउन लिख रहे हो, आप जो यहां पे नाउन लिखोगे, ये नाउन किसके बगल में आया? आ के बगल में आ रहा है क्या? ग्रेट के बगल में आ रहा है क्या? भाई आ तो मेनी के बगल में ही रहा है ना। जैसे यहां पे मेनी से सटा नाउन, वैसे यहां पे मेनी से सटा नाउन, तो यहां पे प्लूरल हुआ तो यहां पर भी तो प्लूरल ही आएगा। अभी मोर देन वन वाला केस,
नाउन जिसके बगल में आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल हो रहा था, जिसके भी बगल में नाउन जा रहा था। तो यहां पे आपका जो नाउन है वो तो बगल में तो मेनी के ही आ रहा है ना भाई। ऐसे ही अगुड मेनी है, अब आप गुड मेनी के बाद नाउन लिखोगे तो वो भी तो मेनी के बगल में ही हुआ। तो इस वजह से वो सारी जगहों पर इन तीनों चारों केसेस में आपका नाउन हमेशा प्लूरल होता है। और जब आपका नाउन प्लूरल हो ही गया तो आपकी वर्ब कैसी होगी? हमेशा प्लूरल। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सवाल है, मेनी सिटीजन हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द राइजिंग क्राइम रेट्स इन द सिटी। क्या गलती है इसमें? सबसे पहले मेनी देखो, बगल का नाउन चेक करो प्लूरल है, यही गलत हो गया। अब बगल की वर्ब चेक करो प्लूरल है, सही है। अब सेंटेंस सही है। तीसरा, दूसरा, अ ग्रेट मेनी, बगल में प्लूरल नाउन चेक करो है, बगल में प्लूरल वर्ब चेक करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सब हो जाएगा भाई। अगला सेंटेंस, अ गुड मेनी, मेनी के बगल में नाउन चेक करो प्लूरल, बगल में वर्ब चेक करो प्लूरल, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट। तो इस तरीके से हमारी ये मेनी वाला कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसी मेनी पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा, अगला पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, यहां पर मेनी आ साइंटिस्ट लिखा हुआ है। अब जो आपका नाउन है ना भाई, एक तो मेनी होता है और मेनी वाले जो अभी आपने सारी कैटेगरी देखी, दूसरा होता है मेनी के बगल में नाउन लिखने से पहले ए और एन में से कोई एक लिखा जाएगा और फिर यहां पे नाउन लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है मेनी में से कोई एक, जैसे मेनी यहां पे आर्टिकल लिख के साइंटिस्ट लिखा, तो इसका मतलब साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, उनमें से केवल एक साइंटिस्ट की बात हो रही है। तो बच्चे, अब आपका जो नाउन है वो मेनी के बगल में थोड़ी है, वो तो ए एन के बगल में आ रहा है ना। अब ए एन आपका सिंगुलर होता है तो आपका नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। अब जैसा आपका नाउन होगा वैसी ही आपकी वर्ब होगी। सारा कहानी इसी पर है। तो जब आपने मेनी आ लिख दिया तो बगल में सिंगुलर नाउन चाहिए था, बगल में सिंगुलर वर्ब चाहिए थी। अब सेंटेंस करेक्ट। मेन वर्ब में एस और ईएस लगने पर सिंगुलर होता है, नाउन में एस और ईएस लगने पर प्लूरल होता है। अगला देखो, मेनी आ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये गलत हो गया। अगला मेनी आ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, एस लगाओ। हो गया ना सारे कॉन्सेप्ट्स? तो इस तरीके से आई थिंक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यहां तक पॉइंट समझ में आए। कितने पॉइंट्स अभी बचे हुए? ओहो, लास्ट है। आ नंबर ऑफ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो बहुत ध्यान से इसको सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। आ नंबर ऑफ क्या है? आ नंबर ऑफ वाला जो केस है बच्चे, एक काम करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली क्लास में ऐड करके पढ़ा दूंगा सब्जेक्ट को, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चे आप देख भी सकते हो, खुद से भी देख लेना, ये कुछ क्वेश्चंस लगे हुए हैं और ये है बहुत बहुत ही डिटेल में, क्योंकि इस पे भी जाएगा 10 से 15 मिनट। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, तो हमें क्लास नोट्स करनी जरूरी है, इसलिए क्लास नोट्स पहले कर लेते हैं, ठीक है। और उसको हम अगली क्लास में अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ वाले पार्ट को ऐड करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास को। चलो यहां पे देखते हैं, फटाफट बताओ सभी की एरर। ईदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल, वेयर इज द एरर? माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, आपकी जो वर्ब है उसको लिए सब्जेक्ट को ईदर और से जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है जब इससे जोड़ोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पास वाले के अकॉर्डिंग। और आई के साथ इज नहीं एम आती है, इसका मतलब मिस्टेक है आपके इसी पार्ट पे, आई के साथ इज लगा के जगह एम लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, नीदर यू नॉर ही आर टू गो नाउ, वेयर इज द एरर? वेयर इज द एरर बच्चे? सेम कॉन्सेप्ट, नीदर नॉर से जोड़ा तो वर्ब को लगाना है पास वाले के अकॉर्डिंग। योर पास वाला सब्जेक्ट इज ही विच इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो आर हटा के यहां पे इज लगा दीजिए, यानी यहां पे भी सिंगुलर वर्ब कर दीजिए। आसान है ना? चलो तीसरा बताओ आप, 5 सेकंड 10 सेकंड ले लो, बहुत है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है। 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, सारे करेंगे। द मॉब मूव टूवर्ड्स द कलेक्टोरेट। प्यारे बच्चों, द मॉब कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली वो मूव कर रहा है, तो सिंगुलर हुआ ना। जब वो सिंगुलर हुआ तो मेन वर्ब में क्या लगनी चाहिए? मूव्स होना चाहिए, तब जाके आपका सेंटेंस सही बनेगा।
नेक्स्ट है द सेकेंड इनिंग्स वर स्पॉइल्ड ड्यू टू फायर। क्या मिस्टेक है बच्चे? सेकंड, सेकंड है, सेकंड लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा हुआ है। ये जो आपके सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल ऑर्डर बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, ये नाउन के साथ सिंगुलर रहते हैं। तो हमारे पास यहां पे जो वर है ये एक्चुअली वॉज होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच आवर एंड ईच मिनट आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जब दो अलग अलग लिख दिया जाता है तो प्लूरल हो जाता है। नहीं, दो लिखो चाहे 10 लिख दो, ये सिंगुलर ही रहता है। ये प्लूरल नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस आर इज रॉन्ग, यूज इज इंस्टेड ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड वर हैप्पी टू रिसीव अ गिफ्ट। फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया प्यारे बच्चों, फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया। आपने एवरी लिख दिया तो क्या हुआ, वो अब आप क्या बनाएंगे यहाँ पे? सेम कॉन्सेप्ट। नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो अदर मॉन्यूमेंट्स इज वर्थ सीइंग। क्या मिस्टेक है? अरे नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रहे हो तो वर्ब को लिखना पड़ेगा पास वाले के अकॉर्डिंग। पास वाला इज अदर मॉन्यूमेंट्स विच इज प्लूरल, तो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए यहां पे? प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर वर ऑक्शन्ड एट अ वेरी लो बिड। वेयर इज एरर? बच्चे आप ध्यान से देखो, घर को सारे फर्नीचर के साथ विद से जोड़ा विच इज अ प्रेपोजिशन, और जब ये प्रेपोजिशन है तो आपकी वर्ब आएगी जो इस प्रेपोजिशन से पहले लिखा होगा, दैट इज द हाउस विच इज सिंगुलर। तो वर्ब यहां पे वॉज सिंगुलर होनी चाहिए, वर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है द पिकॉक लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि ये लाइक आपकी मेन वर्ब हो गई। ये प्रेपोजिशन है लाइक, देखो ये वो वाली लाइक नहीं है, ये वो वाली लाइक है प्रेपोजिशन वाली। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये है, ये वाली लाइक है। तो क्योंकि इसकी जो वर्ब है वो ये दी हुई है, तो आपने पिकॉक को दूसरे बर्ड्स के साथ लाइक से जोड़ा, ठीक है। तो बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले वाला सब्जेक्ट है। पहला तो पिकॉक है सिंगुलर, हैज इंस्टेड ऑफ हैव। देयर आर अनदर स्कूल बेटर देन दिस। कम ऑन एवरीवन। बच्चे इंग्लिश में ग्रामर का एक बड़ा प्यारा सा रूल है देयर को लेके। जो इसके बाद वर्ब आती है ना, देखो देयर कहीं से भी कुछ सिंगुलर प्लूरल दिखता है क्या? तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? जो इसके बगल में लिखा होता है, राइट। अब देयर के बाद की वर्ब बगल वाले नाउन के हिसाब से आनी चाहिए। तो जो स्कूल सिंगुलर है तो आर क्यों लगा दिया? सब्जेक्ट तो स्कूल है ना। देयर के केस में बाद वाला वर्ड वर्ब का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलते हैं, मजा आएगा आपको करने में। मोर देन वन पैसेंजर्स इज कंप्लेनिंग अबाउट द डिलेड फ्लाइट, स्पॉट द एरर। अब लीजिए 10 सेकंड, कोई टफ नहीं है, 10 सेकंड क्या, एक सेकंड वाले क्वेश्चन है। मोर देन वन साथ में है, वन के हिसाब से आपका नाउन होना चाहिए था, तो पैसेंजर्स की जगह पे पैसेंजर होना चाहिए। नेक्स्ट, more than 20 members are expected to attend the annual general meeting. Come on everyone. Time's up. more than के बाद 20 लिख दिया आपने, जो कि एक प्लूरल संख्या है, इसलिए वर्ड नाउन आपका और वर्ब आपका दोनों ही प्लूरल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, more teams than one is weighing for the championship title this season. Come on everyone. सेम चीज यार, आपने मोर के बगल में नाउन लिख दिया तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको आर लिखना है। अभी अभी सब पढ़ाया है ना कुछ देर पहले ही। मेनी अ लीडर फेस चैलेंजेस व्हेन ट्राइंग टू इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स। वेयर इज द एरर बच्चे? वेयर इज द एरर? मेनी आ लिख दिया आपने, सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर होना चाहिए। फेसेस इंस्टेड ऑफ फेस।
many experts believes that the economy will recover by next year. Where is the error बच्चे? देखो आपसे कॉन्सेप्ट्स आप जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि आप केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही चेक कर रहे हैं। जब यही मिसलेनियस में आता है ना तो बच्चे लोग सर खुजाते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो भैया प्रैक्टिस अच्छी कर लेना आप। मैं पढ़ाऊंगा और इंग्लिश आपको आएगी, इस बात को मैं स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं 100% गारंटी के साथ। भूल नहीं पाएगा बच्चा जिसने क्लास एंड होने के बाद रिवीजन पे थोड़ा बहुत काम कर लिया। तो LRP फॉर्मूला लर्न करो, फिर रिवाइज करो और प्रैक्टिस दबा के करो, फिर देखो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। इंग्लिश सिखा तो मैं देता ही हूं, बस बच्चा सीखने के बाद वो लापरवाही करता है, देखता ही नहीं 2-2 4-4 महीने तक, फिर भूल जाता है सब कुछ। मेनी के डायरेक्ट बाद नाउन है तो प्लूरल चाहिए, प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब प्लूरल मानी जाती है। अ नंबर ऑफ जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, अभी डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं। अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है। यहां पे प्लूरल वर्ब क्यों आई है ये हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। द ग्रेट नंबर ऑफ, फिर से वही चीज आ गया है बच्चे, नंबर ऑफ वाला ही कॉन्सेप्ट है। द ग्रेट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस हैज, रिक्वेस्ट अरे नंबर ऑफ जब लिख दिया तो नाउन को प्लूरल चाहिए, तो बच्चे नाउन प्लूरल के लिए रिक्वेस्ट्स यहां पे लिखना पड़ेगा। सब सिखाऊंगा मैं, घबराइएगा नहीं, ये तो कौन, ये आगे का पार्ट है, ये सब उसी में जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ शुगर, अनकाउंटेबल के लिए नंबर हटा के क्वांटिटी लगा देते हैं। इन द रेसिपी नीड्स टू बी, सही है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है, वो अब सिंगुलर आएगा क्योंकि नाउन आपका अनकाउंटेबल है। सिखाऊंगा, अगली क्लास का है पार्ट है। 4/5 ऑफ द शुगर डिसॉल्व्स इन द मिक्सचर, जब आपने 4 लिखा है तो ये शब्द आपका प्लूरल होना चाहिए, एक से बड़ा संख्या आते ही वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए 4/5 लिखना पड़ेगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती है द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स की सिग्निफिकेंटली। सही जवाब इसका भी है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। पार्ट ऑफ द पॉलिसीज, पॉलिसीज का हिस्सा, अब जब पॉलिसीज का हिस्सा है, पॉलिसीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ व्हाटएवर, सही है। तो यहां पे ये सारा पार्ट आपका हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चीज को सीख चुके हैं। क्यों भाइयों, आगे अच्छे समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ग्रेट। देखो इंग्लिश की मैंने ये पूरी टारगेट सीरीज स्टार्ट करी है फाउंडेशन से, बढ़िया से प्रैक्टिस भी कराता हूं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करता हूं। तो आप सभी को क्या करना चाहिए, दृष्टि एसएससी, पहले तो यूट्यूब चैनल की ये सब्सक्राइब की बटन दबा देना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। मेरी क्लास की टाइमिंग कितने बजे क्लास होती है उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिएगा। दूसरा बच्चे, आपको जो भी है वीडियो सेक्शन पे क्लासेस मिलेगी, शॉर्ट्स मेरे यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके इस सीरीज के सारे एपिसोड्स आपको देख डालने हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी बच्चे, शुरू से देखिए आप एक बार शुरू से देखिए। ये सब कुछ यूट्यूब पर है बच्चे, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं पे करना, बस आपको अपनी मेहनत, अपना टाइम देना है, बस हो गया। तो क्लास को शुरू करिए और एकदम पहली क्लास से देखना शुरू करिए। अगर आपको स्लो लगे तो 1.25 की स्पीड से देखिए, लेकिन देखिए सीरीज अगर आपने पूरी देख ली, मैं तो पूरी करूंगा, आप पूरी देख लो, बस काम हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आपके इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि अरे सर बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम ऐसा लग रहा है क्लास से ही आउट हो गए, ऐसा लगेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से रेगुलर पूरी क्लास आपको देखनी है। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, और आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए। क्वेश्चंस पूछना एक बहुत अच्छी हैबिट है, जिस स्टूडेंट ने इस हैबिट को अडॉप्ट किया है वो स्टूडेंट कामयाब जल्दी हो जाता है। बाकी अगर सवाल कुछ भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है चाहे आपके पास, तो क्लास कैसी लगी यही बता दीजिएगा कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। यहाँ बच्चे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंग्लिश आपको आसान लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है। आप पहले पढ़ते ही नहीं थे, अब तो कुछ घंटे तक बैठे ही रह जाते इंग्लिश लिए। ऐसा कुछ अगर हो रहा है आपकी जिंदगी में तो आप बताइए कमेंट में जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से इसके पार्ट 2 में, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स और मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक, मिलिएगा सेकंड में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।